हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मानक हिंदी व्याकरण की संरचना के अंतर्गत हमने अभी तक पद संरचना और कारक संरचना पर विचार कर लिया है। उम्मीद है कि यह लेक्चर आप सभी को पसंद आ रहा होगा। उसी कड़ी में आज हम बातचीत करेंगे कि विकारोत्पादक तत्व यानी कि लिंग और वचन की पहचान कैसे की जाए, उसका निर्धारण कैसे किया जाता है। क्योंकि प्रतियोगी छात्रों या फिर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के जितने छात्र हैं उनके मन में भी लिंग को लेकर काफ़ी भ्रामक स्थिति रहती है कि किस शब्द को पुल्लिंग कहा जाए, किस शब्द को स्त्रीलिंग कहा जाए। कई बार हम अपने दैनिक जीवन में भी जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनके बारे में भी ये पता नहीं होता है कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। जैसे उदाहरण के लिए कई बार सुनने में आता है जब हम अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं तो कि हवा चल रही है, फिर हवा चल रहा है, ठीक है। चाय बन रही है कि चाय बन रहा है। यह खाकर बहुत मज़ा आया, कई लोग कहते हैं कि बहुत मज़ा आई। या फिर फिल्म देखकर मज़ा आ रहा है, कई लोग बोलते हैं कि मज़ा आ रही है। तो कई बार कन्फ्यूजन होने लगता है, भ्रम हो जाता है कि जिन लिंगों का वे प्रयोग कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में लिंग से संबंधित सवाल आते हैं कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। 4 विकल्प दे देगा, उसमें से एक विकल्प चुनना रहता है। कई बार आ जाता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन पुल्लिंग नहीं है या फिर कौन स्त्रीलिंग नहीं है। इस तरीके से भी सवाल आते हैं। तो कम से कम हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो दैनिक जीवन में हम शब्दों का प्रयोग करते हैं उनके लिंगों के बारे में जानना ज़रूरी है। लिंग के निर्धारण को लेकर या फिर उसकी पहचान को लेकर एक व्यक्ति ने काफ़ी मेहनत किया था, कामता प्रसाद गुरु ने। लगभग उन्होंने 40 नियमों को बनाया है जिसमें कि पुल्लिंग का निर्धारण कैसे किया जाए, स्त्रीलिंग का निर्धारण कैसे किया जाए। लेकिन वे नियम सारे बहुत ही उलझन पैदा कर देते हैं और प्रतियोगी छात्र उन नियमों को पढ़कर काफ़ी परेशान होने लगते हैं। तो उन्हीं में से कुछ मैंने नियमों को छांटा है, ऐसे शब्दों का चुनाव किया जाए जो ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम सीधे अब टॉपिक पर चलते हैं और पुनः मैं ये उम्मीद करता हूँ कि लगातार आप इस लेक्चर को सुनेंगे और कमेंट्स कर ज़रूर बताएंगे कि ये टॉपिक कैसा लग रहा है, ठीक है। तो हम पहले लिंग को देखते हैं कि लिंग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं इसको इस तरीके से। लेकिन जब आप फॉर्म भरने जाते हैं तो ये वहाँ पर लिखा रहता है और आप जिसमें रहते हैं उसमें आप लिख देते हैं, ख़ासतौर से ये होते हैं। और एक तीसरा भी लिंग का निर्धारण हो गया है जिनको कि ट्रांसजेंडर कहा जाता है। ये तो फॉर्म और इसके शाब्दिक अंग्रेजी में जो इसका शब्द है उस पर हमने चर्चा कर लिया। ख़ासतौर से लिंग को कहा जाता है कि ऐसे शब्द जो शब्दों की जाति बताते हैं, शब्दों की जाति बताने वाले को लिंग कहा जाता है। कि जाति को बताने वाला वो क्या कहलाता है, लिंग कहलाता है, ठीक है। और हिंदी में कुल 2 लिंगों की बात की जाती है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हिंदी में कुल कितने लिंग होते हैं, तो विकल्प में दे देगा 2, 3, 4 और 5, ठीक है। और दुनिया की जितनी भाषाएं हैं उनमें 3 लिंगों का प्रयोग किया जाता है, कई बार पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। इसके पहले संस्कृत में भी 3 लिंगों का ही प्रचलन था, लेकिन जैसे ही अपभ्रंश इत्यादि आई उसमें से एक लिंग को ख़त्म कर दिया गया और 2 ही लिंगों का निर्धारण किया गया, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का। तो हम हिंदी में भी 2 ही लिंगों का ज़्यादातर अध्ययन करते हैं और इन्हीं में तो कन्फ्यूजन होने लगता है कि स्त्रीलिंग कौन है और पुल्लिंग कौन है, ठीक है। तो पहले ये जान जाइए कि हिंदी में 2 लिंग का प्रयोग किया जाता है, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग, ठीक। इनका निर्धारण जो कामता प्रसाद गुरु ने किया है वो 4-5 बिंदुओं पर किया है, जिसमें कि पहला जो बिंदु है वो है तत्सम शब्दों के आधार पर कि इसमें पुल्लिंग कौन है और स्त्रीलिंग कौन है। दूसरा है तद्भव शब्दों के आधार पर। इन दोनों शब्दों पर हमने पहले ही विचार कर लिया है कि तत्सम किसे कहा जाता है और तद्भव किसे कहा जाता है। एक इस पर मैंने लेक्चर तैयार किया था, आपने देखा होगा। तीसरा अप्राणीवाचक शब्द, ठीक है। चौथा उर्दू के शब्दों का प्रयोग और 5वां अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग, ठीक। क्योंकि इन्हीं सारे शब्दों का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते भी हैं और यही देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम पुल्लिंग का निर्धारण करें और कैसे स्त्रीलिंग का। तो पहले हम तत्सम शब्दों को देखने की कोशिश करते हैं कि वे कौन से ऐसे तत्सम शब्द हैं
जिनमें हम पुल्लिंग को और स्त्रीलिंग को जान सकते हैं। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं कि तत्सम में क्या है। तत्सम में इधर हम लिख देते हैं तत्सम शब्द आधारित, और इसमें कुछ अपवाद हैं। इन अपवादों को ही आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। परीक्षा में यहीं से सवाल पूछा जाता है, क्योंकि कन्फ्यूजन रहता है। एक बार मैं एग्ज़ाम देने गया था रिव्यू ऑफिसर का, उसमें पहला ये प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कौन सा वाक्य सही है। तो उसमें लिंग से संबंधित ही सवाल था, जिसमें था कि दही खट्टा है, और 2-3 शब्द वाक्य जो थे वो गलत थे, और दही खट्टा ही सही था। लेकिन कई प्रतियोगी छात्रों ने ये मानकर उसको गलत कर दिया कि दही तो स्त्रीलिंग है, वो कैसे खट्टा हो सकता है, खट्टी होना चाहिए, जबकि दही शब्द जो है वो पुल्लिंग है, तो वो अपवाद में आता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तत्सम में पहले ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एक चीज़ और ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जो लिंग का निर्धारण होता है उसके केंद्र में संज्ञा होती है। संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम का जो पद होता है उसे संज्ञा कहते हैं, वही पुल्लिंग स्त्रीलिंग के केंद्र में होती है। ठीक है, तो तत्सम शब्दों में देखने की कोशिश करेंगे कि जिस संज्ञा पद के अंत में, इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है, अंत में, अब मैं पॉइंट वाइज लिखूंगा और उसको नोट करते जाना। जिस संज्ञा पद के अंत में पहला पॉइंट है त्र हो, ठीक है, जैसे चित्र, क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र, फिर पात्र, चरित्र, शस्त्र, इतने जो शब्द हैं इनके अंत में क्या लगा है, त्र लगा है, तो ये सब क्या होंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा, जिस संज्ञा पद के अंत में न का प्रयोग हुआ हो वो भी किसके अंतर्गत आएगा, पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। जिसमें उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा पालन, ठीक है, दमन, या फिर पोषण, ठीक है, या गमन, ये सारे शब्द हैं, ये पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। लेकिन इसमें एक अपवाद है शब्द, वो है पवन। पवन शब्द जो है ये स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग भी है, तो इसको क्या कहा जाएगा, उभयलिंग। तो इस चीज़ को ध्यान में रखने की जरूरत है। एग्जाम में आ जाएगा कि पवन शब्द स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, क्या है, तो देखने में तो लग रहा है कि ये पुल्लिंग है नियम के अनुसार, लेकिन व्याकरणविदों ने इसे उभयलिंग के खाने में रखा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखने की जरूरत है। अगला जो शब्द है, जैसे जिस शब्द के अंत में ज हो, जैसे मैंने लिखा जलज, ठीक है, सरोज, ये सब किसमें आएंगे, पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। इसी तरीके से शब्द है जिसके अंत में होता है त्व, तेय, ठीक है, व, या फिर य, ये सब जो शब्द हैं ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे नृत्य या फिर कृत्य, ठीक है, इसी तरीके से लाघव या फिर गौरव, ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत है। अगला पॉइंट है कि जिन शब्दों के अंत में आर आए, आर या फिर आय, वे सब भी क्या हैं, पुल्लिंग है। ठीक है, उदाहरण के रूप में हम जैसे देखते हैं, जैसे मैंने लिखा विस्तार या संसार, तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग के है। लेकिन एक इसमें अपवाद भी है। जैसे हम लिखते हैं आय शब्द कि फलां की आय इतनी लाख है, तो आय जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग है। इसी चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक, अपवादों को आप एक जगह नोट करते जाइए ताकि क्लियर रहे। आप जब नोट्स बनाएं तो तुरंत उसको दिमाग में रख कर परीक्षा के पहले जाएं। ठीक, अगला पॉइंट हम देखते हैं कि जिस शब्द के अंत में अ हो तो वो कैसे पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, उसको देखते हैं। ठीक, जिस शब्द के अंत में अ आ रहा है, ठीक, अ आएगा, वो भी पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। जैसे मैंने लिखा क्रोध, मोह, ठीक है, पाक, इसी तरीके से दोष, ये सब हैं पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ये सब तत्सम शब्द भी हैं और पुल्लिंग के अंतर्गत आ रहे हैं। इसी तरीके से मैंने लिखा तो शब्द के अंतर्गत जो आ रहा है, जैसे उदाहरण के रूप में चरित्र, ठीक है,
या फिर गणित, ये क्या है, पुल्लिंग के अंतर्गत है। इसी तरीके से जिस शब्द के अंत में ख आ रहा हो वो भी पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, जैसे नख, शिख, ठीक, मुख, ये सब क्या है, पुल्लिंग के अंतर्गत आ रहे हैं। तो हमने देखा कि कुछ लक्षण निर्धारित किए गए हैं पुल्लिंग को पहचानने का, तो ये तत्सम में था। ठीक है, अब इसी तरीके से तत्सम में ही हम स्त्रीलिंग के बारे में देखने की कोशिश करेंगे कि तत्सम शब्द हो और स्त्रीलिंग उसमें हो तो कैसे इसको पहचाना जाए, और उसमें भी कुछ अपवाद होंगे, उनको भी देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कौन से शब्द हैं इसमें। जिस संज्ञा पद के अंत में, अब हम स्त्रीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन होने लगेगा। जिस शब्द संज्ञा शब्द के अंत में आ रहा हो, आ, ठीक, जैसे मैंने लिखा दया, माया, ठीक है, कृपा, और जितने आप महिलाओं का नाम, लड़कियों का नाम देखा होगा, सुना होगा, उन सारे लोगों के अंत में लगभग आ रहता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा पूजा, ठीक, इस तरीके से जितने भी नाम होते हैं, क्षमा, शोभा, ये जो नाम है ये इनके अंत में क्या है, आ है। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट जो है कि जिस शब्द संज्ञा शब्द के अंत में ना आए तो वहाँ पर भी स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे मैंने उदाहरण के लिए लिखा प्रार्थना, ठीक है, या फिर रचना, वेदना, वंदना, ठीक है। इसी तरीके से घटना, अब घटना शब्द का प्रयोग हम बहुत बार करते हैं कि फला जगह घटना घट गई, कोई बोलता है कि घटना घट गया, तो ये गलत वाक्य है। ठीक है, तो घटना शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, तो ये ज़्यादातर हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग में आता है, तो इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तीसरा जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स है कि जिसमें जिस संज्ञा शब्द के अंत में ऊ है वो क्या स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। जैसे उदाहरण के लिए वायु, ठीक है, या फिर रेणु, ठीक, या फिर आयु। जैसे किसी की आयु के बारे में बात की जाए कि उसकी आयु 22 वर्ष की होगी, कोई ये नहीं बोलेगा कि उसकी आयु 22 वर्ष का होगा, इस टाइप से नहीं। ठीक है, तो आयु शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, क्योंकि लिंग जब प्रयुक्त होता है तो वाक्यों में ही आता है। डायरेक्ट बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं, या फिर इस तरीके से पूछ दिया जाएगा जो अपवाद में है, जानने के लिए कि जो परीक्षार्थी है उसको पता है कि नहीं कि फलां शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। लेकिन जब तक हम उसको वाक्य में नहीं प्रयोग करेंगे तब तक ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसके लिए आपको लगातार जो भी बुक्स पढ़ रहे हैं और टेक्स्ट पढ़ रहे हैं उसको बारीकी से देखने की ज़रूरत है, या फिर न्यूज़पेपर जो पढ़ रहे हैं उसको भी। कई बार न्यूज़पेपर में भी इस समय जो हिंदी की स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है, कई बार उसमें भी मिस्टेक्स इत्यादि रहते हैं, तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक, क्योंकि पहले ही लेक्चर में मैंने बताया था कि जो मानक हिंदी व्याकरण है वो हम अपने दैनिक जीवन में ही प्रयोग करते रहते हैं, कई बार अशुद्ध व्याकरण का प्रयोग करते हैं, तो परीक्षा में तो शुद्ध की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम व्याकरण पढ़ते हैं और हमें वो कठिन लगने लगता है। तो कोशिश है कि जो हम यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं उससे आपको व्याकरण समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये आयु हो गया। इसी के साथ मैं लिख रहा हूँ धातु। अब धातु शब्द है, ये क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन इसमें अपवाद है। अपवाद क्या है कि मधु, अगर मधु शब्द आ जाए तो वो क्या है, पुल्लिंग है। अश्रु, अश्रु शब्द क्या है, ये सब पुल्लिंग है। इसी तरीके से जो शब्द है तालु, तालु शब्द क्या है, ये पुल्लिंग है। और अगला शब्द है मेरु, ये सब क्या है, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इनमें भी उकारांत है, लेकिन ये सब क्या है, अपवाद के अंतर्गत आते हैं, तो इसको ध्यान में रखने की जरूरत है इन सबको। अगला जो पॉइंट है कि जिन शब्दों के अंत में ती और नी आता है वो सब भी क्या आते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए गति, मति, ठीक है, या फिर हानि। जैसे किसी व्यापारी को हानि हुई, या फिर किसी को उनके जीवन में कुछ ह्रास हुआ है, लॉस हुआ है, तो उसको हानि कहा जाता है हिंदी में। तो ये बोला जाएगा कि मुझे बहुत हानि हुई है,
ये नहीं बोला जाएगा कि मुझे बहुत हानि हुआ है, ठीक है, क्योंकि हानि शब्द जो है क्या है, स्त्रीलिंग है। तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसी तरीके से शब्द है बुद्धि। बुद्धि क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक। तो ती आ जा रहा है और उसके अंतर्गत नी आ रहा है। अगला जो है कि जिस शब्द के अंत में ता आए वो भी क्या है, स्त्रीलिंग है। जैसे मैंने प्रयोग किया नम्रता, या फिर सुंदरता, या फिर लघुता, ये जितना भी शब्द हैं ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ रहे हैं। अगला नियम बताया गया कि जिस संज्ञा शब्द का अंत इकार से हो, जिसमें छोटी ई की मात्रा लगी हो, जैसे निधि, ठीक है, या फिर विधि, कई लोगों का नाम भी रहता है, तो ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ रहे हैं। अग्नि, या फिर छवि, ये सब, ठीक है। अपवाद में क्या है, इसमें भी अपवाद है। जैसे वारी शब्द जो है ये इकारांत होते हुए भी पुल्लिंग के अंतर्गत है, ठीक है। या फिर पाणी, पाणी शब्द ये भी पुल्लिंग के अंतर्गत है। गिरि, गिरि शब्द भी क्या है, गिरि माने पहाड़ होता है, ये सब क्या है, पुल्लिंग के अंतर्गत है। जबकि लक्षण के आधार पर इनको स्त्रीलिंग होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, अपवाद के रूप में आ रहे हैं। अगला पॉइंट है कि जिस शब्द के अंत में ईमा लगा है, ईमा, जैसे गरिमा, महिमा, लघिमा, ठीक है, तो ये भी पुल्लिंग के अंतर्गत, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जिन शब्दों के अंत में ईमा शब्द लगा हुआ है वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, स्त्रीलिंग के शब्द। तो तत्सम शब्दों में हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में अध्ययन किया और ये देखने की कोशिश किया कि किन किन लक्षणों के आधार पर हम इन शब्दों को पहचान सकते हैं और ये जान सकते हैं कि जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिंग निर्धारण हुआ है इन लक्षणों के आधार पर हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा।